बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंट्री टेस्ट का जो हमारा रजब सेशन है उसका लेक्चर नंबर 40 होगा और लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 हमने कंप्लीट किया था बुक 2 का। आज हम बुक 2 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको MCQs के हवाले से कैसे हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं चैप्टर का लिखता हूँ आप लोगों के सामने टाइटल। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है ये मैथ की वो ब्रांच है जो डील करती है पॉइंट, लाइन और प्लेन के साथ। यानी आप अगर लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन होगी वो किसकी होगी, पॉइंट की, लाइन की और प्लेन की। और प्लेन से आगे हम नहीं जाएंगे, मतलब 2 डायमेंशन में ही रहेंगे। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री बेसिकली क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। अब देखिए इसमें क्या लिंक क्या बनता है तीनों में। पॉइंट एक हो गया, जब बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो लाइन बन जाती है, और जब बहुत सारी लाइंस मिलती हैं तो प्लेन बन जाता है। तो इसलिए इन तीनों का आपस में लिंक है और यही तीन यहाँ पे हमने स्टडी करना है। अब ये तो होगी इसकी शॉर्ट सी, मतलब आपको मैंने समरी बता दी कि इसमें करना क्या है हमने। ओवरऑल अगर चैप्टर पूरे जो 4 चैप्टर की अगर समरी लिखी जाए तो टोटल इसमें 5 एक्सरसाइजेज हैं। हर एक्सरसाइज का मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे के फिर उसको प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ। तो समरी बनाते हैं यहाँ इसकी। तो समरी इस तरह से है कि जो एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1, इसमें आप लोग क्या करेंगे जी, इसमें आप लोगों ने 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो कौन से 2 टॉपिक्स हैं? एक तो हमने पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, फिर इसकी जो रेलेवेंट MCQs या इसकी एप्लीकेशन है वो होगी, और नंबर 2 पे आप पढ़ते होते हैं फिर रेशो फार्मूला। ये 2 हमारे इस 4.1 के टॉपिक्स होंगे जो हमने MCQs के लिए स्टडी करने हैं। इन दोनों के क्वेश्चंस भी होंगे, फिर उसके बाद हम इनके MCQs जो पेपर में आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जब आप 4.2 में एंटर होंगे तो 4.2 के अंदर आपको सीखने को मिलेंगे, जो नई चीज़ सीखने को मिलेगी वो होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एक हेडिंग अगर हम लिखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे हम। और ट्रांसफॉर्मेशन की 2 कैटेगरीज हमने पढ़नी है, जिनमें से एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशन और दूसरी हम पढ़ेंगे यहाँ रोटेशन। अगेन ये ट्रांसलेशन भी किसकी होगी, एक्सिस की, और रोटेशन भी किसकी होगी, एक्सिस की। फिर आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 4.3। 4.3 बड़ी ये समझ लें कि डेप्थ वाली एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक जो है वो अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन के अराउंड ही आपको नज़र आएगा। तो मैं इसकी सिर्फ एक ही हेडिंग लिखता हूँ कि इसमें हम डिस्कशन किसकी करेंगे, स्ट्रेट लाइंस की। जितनी भी स्ट्रेट लाइन की पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्कशन है वो सारी इसमें हो जाएगी आपकी। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 है। एक्सरसाइज 4.4 में हम इंटर होते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ते होते हैं लाइंस की इंटरसेक्शन, और वो भी मोर देन 2 लाइंस। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, अगर मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्ट करें एक ही पॉइंट में तो हम उसको कंकरेंट लाइंस कहते हैं उनको। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस को हम कंकरेंसी ऑफ लाइंस भी कह सकते हैं। तो एक टॉपिक ये वाला इसमें हमने पढ़ना है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस या कंकरेंसी ऑफ लाइंस। तो दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस। लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो निकालना सीखेंगे हम यहाँ पे। और जो लास्ट एक्सरसाइज है 4.5, इसका एक ही टॉपिक है, वो यहाँ लिखता हूँ मैं, एक्सरसाइज 4.5। और ये टॉपिक हमारा होगा 2nd डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन के साथ। 2nd डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, और फिर इसको ग्राफिकली डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर इस तरह से, ये पूरा मैंने आपके सामने उसका एक स्केच बना दिया। अब एक एक करके हम शुरू करते हैं टॉपिक्स को। तो अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं 4.1 एक्सरसाइज से। और डिस्टेंस फार्मूला हमारा टॉपिक होगा और उसके बाद रेशो फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो है, वैसे तो हम यहाँ पर्टिकुलरली पॉइंट और लाइन की बात कर रहे हैं और प्लेन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम स्पेस की हद तक भी बात यहाँ पे सीख लेते हैं। तो पहली बात तो ये देखें कि अगर डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना हो, पहले केस में किसी लाइन के लिए, लाइन के ऊपर अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना चाहिए, रियल लाइन होती है ना आपके पास, ये एक लाइन है रियल लाइन, और आपने 2 और
8 के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। तो हम जानते हैं 2 से लेकर 8 तक कितना डिस्टेंस है, 6 यूनिट्स का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो इसका कोई फार्मूला होना चाहिए। तो अगर 2 वाले पॉइंट को मैं कह दूँ A पॉइंट और 8 वाले पॉइंट को मैं कह दूँ B पॉइंट, और इस 2 की जगह जनरलाइज बात करें, इसको मैं x1 कह दूँ और इसको मैं कह दूँ x2, तो जो डिस्टेंस होगा AB डिस्टेंस लाइन के केस में अगर हम बात करें, तो A से B तक जो डिस्टेंस है इसको डिनोट करने के लिए मॉड लगा देंगे साइड पे, और फार्मूला होगा मॉड ऑफ x1 माइनस x2। दो नंबर्स का डिफरेंस लेके, दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लेके उनका मॉड ले लेना है। अब बेशक आप 2 माइनस 8 करें या 8 माइनस 2 करें, मॉड उस दोनों को क्या करेगा, सेम आंसर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला फॉर लाइन। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपको मिल जाती है इस तरह की ये वाली फॉर्म इसकी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी वेरिएबल क्वांटिटी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो उसकी जगह हम क्या लिख रहे होते हैं, मॉड ऑफ x। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला फॉर लाइन। ये बात इस तरह याद रखनी है। MCQs में अगर वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिस्टेंस फार्मूला फॉर रियल लाइन या फॉर लाइन, तो फिर आपने ये टिक करना है उसमें से। नंबर 2 लिखते हैं हम प्लेन के लिए, जो हम यूजुअली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम आम तौर पे जो इधर पढ़ते हैं वो ये वाला फार्मूला, मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ कि यही फार्मूला असल में यहाँ डिस्कस होता है, तो मैंने वैसे लिखा था कि इसका भी आपको आइडिया मिल जाए। अब प्लेन में अगर 2 पॉइंट्स है मेरे पास, लेट से, और प्लेन में आप जानते हैं कि हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो एक पॉइंट अगर x1 y1 है और एक x2 और y2, और आप इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस AB। तो प्लेन के लिए डिस्टेंस फार्मूला किस तरह बनेगा, देखें, AB डिस्टेंस इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर। अगर आप यहाँ तक छोड़ दें इस बात को तो आप देखें ये ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है। इसका मतलब है उसी फार्मूले के अंदर हमने क्या चेंज करना है, एक कोऑर्डिनेट का इजाफा करना है। लाइन 1 डायमेंशन थी, प्लेन क्या होता है 2 डायमेंशन, तो इसमें दूसरी डायमेंशन ऐड कर दें, दूसरा कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला लाइन से किस में आ जाएगा, प्लेन में। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास, अगेन ये भी आपके कोर्स में नहीं है लेकिन हम यहाँ इसको डिस्कस करते हैं कि स्पेस में अगर डिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे स्पेस के हवाले से। तो स्पेस के डिस्टेंस का याद रखें कि अगर हमारे पास स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं तो स्पेस में फ़र्क क्या होता है कि हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब अगर मैंने इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है स्पेस में तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जब हम लाइन से आए थे प्लेन में तो 1 डायमेंशन का इजाफा हुआ था, अब हम जब स्पेस में जाएंगे तो 2 डायमेंशंस का यहाँ जो डायमेंशन इससे कंपेयर करें तो 2 डायमेंशन और बढ़ा देनी और इससे कंपेयर करें तो 1 डायमेंशन बढ़ानी है। अब हम प्लेन से स्पेस में आ रहे हैं तो तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। यहाँ तक लाइन का फार्मूला है, इसमें y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऐड करें प्लेन के लिए हो जाएगा, और इसमें z1 माइनस z2 होल स्क्वायर ऐड करें तो ये स्पेस के लिए हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूले के 3 केसेस थे, 3 प्लेन के लिए, लाइन के लिए और स्पेस के लिए। अब हम ये देखते हैं कि कुछ इसके जो MCQs हैं उनमें कुछ स्पेशल केसेस बन जाते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। स्पेशल केसेस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहला स्पेशल केस इसका ये है कि जब आप 2 ऐसे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल रहे हो कि जिसमें लेट से मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट हमारे पास है 3,5 कर लेते हैं इसको, और एक पॉइंट हमारे पास है 3,11, ठीक है। ये चलें थोड़ा चेंज करते हैं, 3, इसको हम कर लेते हैं 12। अब इन दोनों पॉइंट्स के अंदर डिस्टेंस निकालना है, तो ये नहीं होगा कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इतनी आसान बात तो नहीं पूछी जाती इंट्रेंस में, लेकिन इसका कोई पार्शियल यूज हो सकता है, पार्शियल रोल हो सकता है कोई। तो अब आप देखें ये जो 3 है और ये 3 दोनों में सेम है, तो 2 ऐसे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना हो आपने कि जिनका कोई एक कोऑर्डिनेट सेम हो, तो फिर इनका डिस्टेंस निकालने का बजाय इसके कि आप ये फार्मूला यूज़ करके थोड़ा टाइम वेस्ट करें अपना, आप डायरेक्ट ये देखें कि जो इन दोनों का डिस्टेंस होगा वो जो इन दोनों के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो होगा। तो 5 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 7,
तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 7। आप इस फार्मूले से करेंगे तब ये आपको 7 आंसर ही मिलेगा। अब ये कोऑर्डिनेट हो सकता है x सेम हो या y सेम हो, दोनों के लिए सेम रूल है। इसी तरह अगर हम ये कर लेते हैं कि एक और मैं आप लिखता हूँ क्वेश्चन, जिसमें मैं लिखता हूँ यहाँ चेंज कर लेते हैं, PQ कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ 6,4 एंड -1,4। अब देखें इन दोनों में से कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है। वहाँ x कोऑर्डिनेट सेम था और यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है इसका, y कोऑर्डिनेट। तो अब भी देखें कोई एक कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो जब डिस्टेंस निकालेंगे दोनों के दरमियान में, तो आप लोगों ने जो डिफरेंट हैं उनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंट कौन से हैं, 6 और -1। तो 6 और -1 का डिफरेंस लें, और डिफरेंस आपने अगर पॉजिटिव रखना हो, डिस्टेंस चूँकि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिफरेंस पॉजिटिव रखना हो तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं। ग्रेटर 6 है, स्मॉलर -1 है, तो 6 माइनस -1 करें तो 6 + 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर मैं लिख देता हूँ बल्कि 6 - -1, तो कितना आंसर आ जाएगा 7। तो ये पहला केस था कि जब ऐसे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना हो जिनका कोई एक कोऑर्डिनेट सेम हो, तो फिर ये उसका रूल होगा और ये आपको फ़ायदा देगा आगे चल के किसी क्वेश्चन में। इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा कि एक्सरसाइज का कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो प्रॉपर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस आइडिया को यूज़ किया जाए तो वो आपको हार्डली 10 से 15 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये अगर आप लिख चुके तो मैं इसको अरेज करता हूँ और फिर यहाँ हम जो है वो नेक्स्ट अपनी डिस्कशन जो है वो बढ़ाते हैं आगे। अच्छा जी, बात चल रही थी हमारे पास स्पेशल केसेस की, तो एक स्पेशल केस मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। अब दूसरे केस की तरफ आते हैं। दूसरा स्पेशल केस ये वाला हो सकता है कि जब आपके पास ऐसे पॉइंट्स हों जिनका कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो, जैसे ये 3, 0 कर लें और ये हम कर लें 0, 4, यानी ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर। कोई एक कोऑर्डिनेट इनका 0 होगा, तो अगर इनका डिस्टेंस निकालना पड़ जाए आपको, तो इसका तरीका ये होता है कि ए बी का डिस्टेंस होगा जो नॉन ज़ीरो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे यहाँ 3 और यहाँ 4 है, इनके स्क्वायर का सम कर लेना आप लोगों ने और स्क्वायर रूट लेके आंसर निकाल लेना है। तो 9 + 16 25, 25 का रूट क्या आ जाएगा 5, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ तक मैं बात रोकता हूँ और हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इन दोनों बातों की बेस पे, यानी ये दो आपको सपोर्ट करेंगे। ये दो स्पेशल केसेस आपको एक्सरसाइज के जो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को MCQs के लिए करने का आपको एक शॉर्ट विजन देंगे। वो क्या विजन है देखें। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 4.1 का, क्वेश्चन नंबर 12। ये रेफरेंस इसलिए कोट कर रहा हूँ मैं कि आपको ये आइडिया हो कि ये क्वेश्चन हम सिर्फ अपने समझने के लिए या आसान नहीं बना रहे, आप लोगों को खुश करने के लिए कि ये मैंने क्वेश्चन बना दिया और आपने फ़ौरन खुश हो गए कि सर ने इसका शॉर्टकट बता दिया। क्वेश्चन आपको वो बताते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में लिखे हों, ताकि आप घर जाके, मतलब अभी अगर आप लाइव सुन रहे हैं तो आप घर में ही बैठे होंगे, तो आप अपने घर में बैठ के वो बुक्स खोल के देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन जो आप लोगों ने नॉर्मल वे से जब किया था तो उस पर आपके 4 से 5 मिनट लगे थे, और वही क्वेश्चन जब हम यहाँ कर रहे हैं तो हमने हार्डली उसको 15 से 20 सेकंड में करना है। तो असल चीज़ ये होती है कि आपको वो बात बताई जाए जो प्रॉपर ऑथेंटिक बात हो और जो आप प्रैक्टिकली करके देख भी सकें। वरना क्वेश्चन मैं अपनी आसानी के लिए बहुत सारे आसान बना के आपको बता दूँ ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो वो काम हमने आपको बताना होता है कि जो वैलिड भी हो, जिसका आपको फ़ायदा भी हो रहा हो। तो ये क्वेश्चन 12 है, मैं इसकी वर्डिंग शॉर्ट सी लिखता हूँ। इसमें हमें कहा जाता है कि ABC एक ट्राइंगल है, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आपको क्या कहा जाता है, वो कहता है अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसमें दो वर्टिसेस गिवन भी होते हैं, ए भी गिवन होता है -3 0 और बी गिवन होता है +3 0। तो वो कहता था आपसे क्या, वो कहता था फाइंड करें सी आपने, यानी CXY जो तीसरा वर्टेक्स है वो फाइंड करना होता है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर A और B ये हों तो C आपने फाइंड करना है, ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो आप इसको घर में बैठ के बुक खोल के देख सकते हैं कि कैसे आप लोगों ने पहले किया था। प्रॉपर एक कंडीशन बनानी पड़ती है, फिर हमें आंसर मिलता है। अगर हम ये वाला विजन और ये वाला विजन यूज़ करें तो हमें इसका आंसर हार्डली 15 सेकंड में मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है वो देखें। पहली बात तो ये देखें कि ये अगर हम ट्राइंगल की रफ सी स्केचिंग करते हैं तो -3 0 और +3 0 जो हैं, इन दोनों के दरमियान में कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट, वो क्या है 0 है।
तो अगर कोई एक कोऑर्डिनेट सेम हो तो जो उनका डिस्टेंस होता है वो जो डिफरेंट है उनका डिफरेंस होता है। तो बाकी रह गए 3 और -3, तो 3 -3 करें, 3 और -3 का डिफरेंस तो 6 आंसर आता है। इसका मतलब ट्राइंगल की जो ए बी साइड की लेंथ है वो 6 है। और -3 0 आप जानते हैं अगर ये ओरिजिन है तो -3 0 लेफ्ट साइड पे होगा, उतना ही राइट पे क्या होगा +3 0। और दरमियान में डिस्टेंस कितना आ रहा है वो भी मैंने आपको बताया, 3 + 3 कितना हो गया 6। तो ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ हमें 6 मिल गई। अब हमें देखना है सी वर्टेक्स कहाँ पे होगा। अब ये पूरा प्लेन है, सी इधर 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 कहीं भी तो हो सकता है, सी कहाँ पे होगा हमें इसका आइडिया कैसे होगा कि सी किस जगह पे एग्जैक्ट आएगा। ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो तीनों साइड की लेंथ बराबर होगी, तो फिर कंफर्म बात है कि सी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। इसका कंफर्म होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसको इधर कर देंगे तो ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, इसको उधर कर देंगे वो कम हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी। तो चूँकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो तीनों साइड की लेंथ बराबर होगी। इसका मतलब जितनी लेंथ इधर होगी उतनी लेंथ इधर होनी चाहिए। तो ये बात कंफर्म होगी कि जो ट्राइंगल बन रही है वो इक्विलेटरल अगर है तो उसका तीसरा वर्टेक्स इन दो के साथ किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर। अब मुझे बताएं अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो कंफर्म बात है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो हमें वो 4 ऑप्शन जो हमारे पास दिए होते हैं हमें उसमें से हमने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जिस ऑप्शन के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो 0। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और बाकी किसी में 0 नहीं तो मैं वही टिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये 4 अगर मेरे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो मैंने वो वाला ऑप्शन देखना है पहले जिसमें x 0 है, जो कि इसके अलावा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो चारों में से अगर एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें x 0 है तो हम बगैर सॉल्व किए वो टिक कर देंगे तो हमारा काम 10 सेकंड में हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर 0 0 वाले और भी ऑप्शन हैं तो फिर आपको ज़ाहिर बात है y भी चेक करना पड़ेगा। अब आपको ये विजन काम आएगा कि कैसे काम आएगा। इसका y हम चेक करना चाह रहे हैं कितना है, ये y जो है। अब आप बताएं इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0, तो ये वाला आइडिया यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों के दरम्यान में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो मैंने क्या तरीका बताया था कि ये जो डिस्टेंस है ऑल दो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी कितना है 6 है। और यही डिस्टेंस अगर हम फार्मूले से निकालें तो फार्मूला ये कहता है कि अगर एक कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाए तो डायरेक्ट जो नॉन ज़ीरो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। इसका नॉन ज़ीरो कौन सा है 3, उसका नॉन ज़ीरो कौन सा है y। तो क्या आंसर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कितना बनता है, इनका दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, इधर स्क्वायर करें क्या होगा 36, ये 9 है और ये y स्क्वायर है। स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 9 वहाँ ले जाएं तो 27 बचता है, तो y स्क्वायर आ गया 27। और जब अंडर रूट लेंगे 27 का तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 27 जो कि बनता है 3√3। ये लें जी। अब ये मैंने आपको बात सारी समझाई है तो इसमें मेरा टाइम लगा, अदरवाइज़ आप फ़ौरन ये गैस कर सकते हैं कि दो अगर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर हैं और इक्वी डिस्टेंट है दोनों तरफ से, ओरिजिन के इधर भी और उधर भी, तो तीसरा फिर किस पे आएगा वाई एक्सिस पे। तो पहले वो ऑप्शन देखें जिसमें x 0 है, और अगर x 0 वाले आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले तो फिर y कैलकुलेट करने के लिए ये 3 स्टेप हैं। ये किया y कितना आ गया प्लस माइनस √3 इसका मतलब है कि 2 y की वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, यानी ट्राइंगल ऊपर की तरफ भी बन सकती है ये देखें, और ट्राइंगल नीचे भी बन सकती है। वही अगर हम इसको यहाँ रख लें तो यहाँ भी तो ये ट्राइंगल इक्विलेटर बन सकती है ना, जिसका मतलब है सी वर्सेस के आपके पास 2 ऑप्शंस थे। तो आपने पता लगा लिया कि ऊपर अगर पॉजिटिव y होगा तो नीचे y क्या होगा आपके पास नेगेटिव वाला होगा। तो ये भी इस क्वेश्चन में वो कहता होता है, एंड में अगर आप क्वेश्चन देखें ना बुक में, वो एंड में कहता होता है कि हाउ मैनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, कितनी ऐसी ट्राइंगल पॉसिबल हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर सी की 2 ऑप्शंस हैं तो फिर 2 ऐसी ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। तो हो सकता है ये MCQs पेपर में ये MCQ इस तरह से आ जाए कि वो आपसे पूछे कि अगर ये डाटा हो हमारे पास A और B और ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो कितनी ऐसी ट्राइंगल पॉसिबल हैं। तो आप 2 आंसर टिक करेंगे ड्यू टू द 2 वैल्यूज़ ऑफ y। अब हम देखें अगर पुट करते हैं तो y क्या आ गया, एक y आया 3√3 और एक y क्या आ सकता है हमारे पास -3√3। अगर दोनों लिखे हुए तो सी ऑप्शन फिर क्या होगा आपके पास बोथ A एंड B, और डी ऑप्शन में आप नन वगैरह करके टिक कर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। फिर तो ये मैंने आपको 2 स्पेशल केस लिखवाए, फिर उनको एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताया
कि ये जो है आपकी एक्सरसाइज के अंदर किस तरह से ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं। तो बहरहाल अगर यहाँ तक आप बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो ये अभी हमने डिस्टेंस फार्मूले के 2 स्पेशल केस लिखे थे। अब फर्दर मैं आपको 2-3 केस और लिखवाता हूँ और फिर हम डिस्टेंस फार्मूले की कोई एक आध एप्लीकेशन करके आगे चलेंगे फिर हम। तो ये अगर आप लिख चुके हैं तो मैं इसको रेज करता हूँ अब। अच्छा, जब हम आते हैं थर्ड स्पेशल केस की तरफ, और थर्ड स्पेशल केस ये है इसका कि जब आपने किसी ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो कि वो पॉइंट किसी भी प्लेन में किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करता हो और वहाँ से उसका डिस्टेंस आप निकाल रहे हो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ कोई भी पॉइंट है पी, हम कहते हैं 3,4, ये एक पॉइंट है और कहाँ से निकालना है डिस्टेंस का? फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? एक्सिस अब एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, तो बेसिकली ये पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस है। तो इसको ज़रा डायग्रामेटिकली देखते हैं तो बड़ी क्लियर हो जाएगी बात आप लोगों को। मैं कहता हूँ ये एक्स वाई प्लेन था और 1 2 3, यहाँ 3 हो गया, 1 2 3 और 4। तो यहाँ 3 और 4 की जंक्शन अगर बनाएं तो यहाँ पे वो पॉइंट बनता है। कौन सा पॉइंट है ये? 3,4। तो अब आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें इस पॉइंट के बारे में कि इसका डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से बन रहा है वो कितना है। तो ये देखें, यहाँ से अगर इसको हम यूँ मेंशन करें डॉटेड लाइन लगा के, और यहाँ से, तो एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और एक इसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि जो इसका ये जो इसकी हाइट है ये कितनी है? 4, और ये इसका डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने डॉटेड लाइन लगाई है ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है किससे? वाई एक्सिस से। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि जो किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है, जैसे यहाँ वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 4, तो ये उसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस, और जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3, ये इसका डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट। और अगर किसी का डिस्टेंस निकालना है वाई एक्सिस से, तो जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा आंसर होगा। ये तो चलो बात ऐसे हो गई। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पॉइंट का कोई एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव निकल आता है। जैसे मैं कहता हूँ कि यूँ है, डिस्टेंस ऑफ यही पॉइंट लेते हैं और हम कहते हैं -3,4, -3,4 है, और डिस्टेंस कहाँ से निकालना है इसका? फ्रॉम द वाई एक्सिस से निकालना है आपने। अब इस पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें, देखें किस तरह से आएगा। ये यहाँ पे आ गया ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ -3 बनता है, यहाँ 4 बनता है। तो यहाँ पॉइंट बन रहा है जिसका x -3 और y कितना है? 4 है। अब जब पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे तो इशू क्या होना है? हमने मसला ये होना है कि पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से लें तो वो ये बनता है 1 2 3 यूनिट बनता है। जबकि ऊपर हमने कहा था कि हमने कोई एक कोऑर्डिनेट लिखने, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इसका डिस्टेंस y एक्सिस से इसका x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? -3 के। तो ये एक तो मीनिंगलेस बात बनती है कि डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं, तो फिर -3 को लिखें। इसका मतलब ये जो हम बात करते हैं कि उस पॉइंट का कोई एक कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस का x कोऑर्डिनेट और x एक्सिस से डिस्टेंस का y कोऑर्डिनेट होता है, ये हम तब लिखते हैं जब दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हों। अगर कोई एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है और वही हमारा डिस्टेंस भी बन रहा है, तो फिर जो हमारा आंसर होगा वो मॉड के साथ आएगा। तो मॉड ऑफ -3 क्या होगा आपके पास? +3। यानी आपने नेगेटिव साइन को क्या कर देना है? इग्नोर करके लिखना है। अच्छा, ये भी हो गया। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ये बताया नहीं जाता कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। जैसे मैं कहता हूँ माइनस डिस्टेंस ऑफ PXY। अब XY लिखा हुआ है, कोई पता नहीं ये दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। डिस्टेंस ऑफ XY फ्रॉम द कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, y एक्सिस ही कह लेते हैं, चलें इसका डिस्टेंस निकालना है y एक्सिस से। अब आप देखिए, हमें तो नहीं पता कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अगर तो ये ऐसा है पॉइंट के ऐसी जगह पे लाई करता है कि जहाँ x पॉजिटिव है फर्स्ट और फोर्थ में, तो फिर तो इसका x ही आंसर आएगा, क्योंकि y से डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? x कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर ये थर्ड में या सेकंड में होगा तो x नेगेटिव होगा। तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या लिखें, x को लिखें या ना लिखें। तो ऐसी सिचुएशन में जो वेरिएबल फॉर्म में डाटा आ जाता है तो फिर आप मॉड ऑफ x लिखेंगे, होगा इसका x कोऑर्डिनेट y से डिस्टेंस जो है।
बट किस में होगा वो मॉड ऑफ एक्स में। मॉड क्यों लगाया है कि पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का भी मॉड क्या होता है पॉजिटिव। ये बात आपने इस तरह से याद रखनी है। अच्छा जी, ये क्लियर होगी आप सब लोगों को बात। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल बनाते हैं और इसको फिर हम यहाँ क्लोज करते हैं। क्वेश्चन में इस तरह बनाता हूँ कि एक पॉइंट है P पॉइंट, इफ़ P एक्स वाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन आपने बताना है कि डिस्टेंस ऑफ P, देन डिस्टेंस ऑफ P एक्स वाई, कहाँ से लेना डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ P एक्स वाई फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा इज़, अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ देखिए A, B, C और D। अब देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कंफर्म बात है कि दोनों नेगेटिव होंगे एक्स और वाई। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं वाई लिखता हूँ इसका आंसर तो ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाई तो नेगेटिव है और इसका मॉड लेंगे तब जाके पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं वाई लिखता हूँ एक ऑप्शन लिखता हूँ एक्स, एक ऑप्शन लिखता हूँ माइनस वाई और एक लिखता हूँ माइनस एक्स, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मॉड वाला ऑप्शन ही कोई नहीं है यहाँ पे, और वो तो सोच रहे होते हैं कि अगर एक्स वाई नेगेटिव हो वगैरह तो हम उसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ क्या करना है आप लोगों ने, तो आप लोग याद रखें चूँकि वाई नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वैसे भी आप जानते हैं, यहाँ मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ पुरानी बात, अगर कि मॉड ऑफ एक्स जो है, अगर एक्स नेगेटिव हो, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, तो मॉड ऑफ एक्स का आंसर आता है माइनस एक्स। एक्स नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाई नेगेटिव है तो मॉड ऑफ वाई माइनस वाई बनेगा, तो जो हमारा आंसर होगा एक्स एक्सिस से वो होगा तो वाई कोऑर्डिनेट, बट कौन सा वाला होगा नेगेटिव वाला, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब ये देखने में आपको नेगेटिव लगता है, लेकिन चूँकि वाई नेगेटिव है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि एज वाई इज़ लेस देन ज़ीरो, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है, दिस इम्प्लाइज जो मॉड ऑफ वाई आना है असल में वो माइनस वाई के बराबर आना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये चूज़ करेंगे। तो ये था डिस्टेंस फार्मूले का तीसरा स्पेशल केस। इसके अलावा कुछ केसेस हैं लेकिन वो चूँकि ऐसे हैं कि वो अदरवाइज़ भी आप उतने टाइम में कर लेते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी लॉजिकल और कंसेप्चुअल थी और यहाँ आपके गलती करने के चांसेस भी थे, तो वो हमने कोशिश किया कि इसको रेक्टिफाई कर लिया जाए। अब डिस्टेंस फार्मूला आप अगर सही तरह पढ़ चुके हैं तो अब डिस्टेंस फार्मूले के बाद हम आगे चलते हैं और हम जो रेशो फार्मूला है उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन है जिसमें आपने पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स फाइंड करना होता है, और वो एक वर्टेक्स ऐसा होता है कि बाकी तीन पता होते हैं और वो हमने फोर्थ वाला फाइंड करना होता है। तो एक आध क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं और फिर हम मूव करते हैं फर्दर। अच्छा जी, रेशो फार्मूले का टॉपिक पढ़ने से पहले एक मैंने क्वेश्चन लिखा है पैरेललोग्राम वाला, क्योंकि ये भी अगर देखा जाए तो डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। इसमें हमें ये होता है कि पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या रोम्बस या स्क्वायर जो है वो दिए होते हैं और हमने उसका एक जो मिसिंग वर्टेक्स है वो फाइंड करना होता है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें से ए बी सी तो आपको पता है, डी आपको नहीं पता, और वो डी आपसे डिमांड करता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आपने क्या करना है, एक अगर हम स्केच इसका बना के इसको अंडरस्टैंड करें तो ये देखें, अगर हम कहते हैं ये पैरेललोग्राम थी हमारे पास, फर्स्ट स्केचिंग हमने करनी है, जैसा हमने एक आइडिया लेना होता है इसका। तो ये अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और हमने इसका एक मिसिंग वर्टेक्स जो है वो फाइंड करना है, तो इशू हमारे लिए कोई नहीं है, सिर्फ हमने ये देखना होगा कि डिस्टेंस फार्मूले को बाईपास करके किस तरह इसको कम टाइम में किया जा सकता है। तो ये अगर एक पैरेललोग्राम थी हमारे पास और हमने इसका मिसिंग वर्टेक्स फाइंड करना है, तो आप देखें करेंगे आप, ए आपके पास कितना है 2, -4 और बी जो है वो आपके पास है, क्योंकि जिस ऑर्डर में ये लिखे होते हैं ना ए बी सी डी, उसी ऑर्डर में आपने रखना होता है। ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा 1, 6 और डी यहाँ पे है जो आपने कैलकुलेट करना है, यानी यू हैव टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर इसके मेथड देखें तो बुक में 2 मेथड लिखे हुए हैं। चैप्टर 7 में इसको आप वेक्टर मेथड से करते थे और ए बी और डी सी वेक्टर बराबर रख के चलते थे, और चैप्टर 4 में अगर हम करें तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से करते हैं।
ये डिस्टेंस इसके बराबर रखते हैं, ये डिस्टेंस उसके बराबर रखते हैं और दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। यानी आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम बनता है जिसमें आपके 3-4 मिनट लग जाते हैं। हम इसका एक शॉर्टकट पढ़ रहे हैं जो आपको 3-4 सेकंड में आंसर दे देगा। वो शॉर्टकट क्या है देखें, आप जानते हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा, और जो डिस्टेंस इधर है वही डिस्टेंस इधर भी है। तो आप किसी एक साइड से कंपेयर करें, मैं यहाँ से करवाता हूँ आपको। देखें 4 से हम 1 पे जा रहे हैं, यानी इस लाइन को देखें तो ये 4x था यहाँ, और यहाँ कितना हो गया 1। इसका मतलब कितनी कमी आई है इसमें, x में आई है 3 यूनिट की कमी। और अगर हम y को देखें, y 0 से कहाँ चला गया 6 पे, इसका मतलब y में 6 यूनिट का एडिशन हुआ है। तो यही सेम काम यहाँ कर लें, x में 3 यूनिट की कमी लाएं तो 2 - 3 क्या होता है -1, और y में 6 यूनिट का एडिशन करें तो -4 + 6 कितना होता है 2। तो आपको d मिल जाएगा -1, 2। और इसको समझाने में मेरे अगर 10 सेकंड लग गए तो अगर आप खुद करें तो आपके 5 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे इसके ऊपर। तो जो 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, इन 4 में से हमने कौन सा चूज़ करना है। जैसे पहला ऑप्शन अगर ए है हमारे पास, ए ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है D पॉइंट 1,0, बी ऑप्शन में D पॉइंट लिखा हुआ है 2,3, और फिर सी ऑप्शन में लिखा हुआ है जो हमारा करेक्ट है -1,2, ये हम टिक कर देंगे। और एक और ऑप्शन हम ले लेते हैं इसमें 2, -1 कर लेते हैं। तो ये इसका था तरीका। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि x 4 से 1 पे गया तो ये जो डिफरेंस है ये बता रहा है कि 3 यूनिट की कमी आ रही है यहाँ पे, और y में 0 से 6 पे जाने का मतलब है कि y में 6 यूनिट का एडिशन हो रहा है। तो x कोऑर्डिनेट में आपने 3 यूनिट लेस कर दिए, चूँकि ये सेम बिहेवियर यहाँ भी होगा 2 - 3 -1, और y कोऑर्डिनेट में 6 यूनिट का एडिशन कर दिया तो -4 + 6 आ गया 2। इस तरह करके आप लोग इस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू होना था, लेकिन उस तरह जो कि लेंथी हो जाना था तो मैंने आपको एक आसान वे से ये करवा दिया। अब हम आते हैं रेशो फार्मूले पे। रेशो फार्मूला एक हम चैप्टर 7 में भी पढ़ते होते हैं, वो होता है रेशो फार्मूला फॉर वेक्टर्स। ये है रेशो फार्मूला फॉर पॉइंट्स। पॉइंट्स के रेशो फार्मूला क्या होता है, इसकी वर्डिंग ये होती है कि अगर आपके पास एक सेगमेंट है ए बी सेगमेंट, जिसका एक एंड पे पॉइंट है x1 y1 और एक एंड पे पॉइंट है x2 और y2, और एक पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यहाँ कहीं भी एक पॉइंट है, लेट्स से P डिवाइड्स AB इन द रेशो m/n। If P divides a segment AB in the ratio m/n, then coordinates of P are। वो आपसे पूछता होता है कि अगर ये सिचुएशन हो, यानी कि A से P, रेशो P से B, ये m/n हो और पॉइंट डिवाइड किस तरह करे, इंटरनली, यानी पॉइंट जो है P डिवाइड्स AB, कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। देन फिर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना B के, देन P इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या होगा आपके पास, चूँकि दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। चैप्टर 7 में तो हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट लिखने, तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। x कोऑर्डिनेट बनाने के लिए m को मल्टीप्लाई करें x2 से और n को मल्टीप्लाई करें x1 से। तो ये देखें m x2 और फिर प्लस n x1 और डिवाइडेड बाय करें सम ऑफ रेशो। ये काम y के लिए करें m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n। इस तरह करके आपको मिल जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक हो गया जी। और ये तब होना है जब पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा हो। आल्सो देखें, अगर कभी ऐसा हो कि P डिवाइड कर रहा हो, P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो सेगमेंट है ना A और B का जो लाइन अफेक्शन है, जैसे ये A और B, अगर मैं कहता हूँ कि A और B सिर्फ यहाँ तक था, इसकी जो लाइन अफेक्शन है वो आगे चली जाए और इसी लाइन अफेक्शन के ऊपर कहीं पे P पॉइंट है। अब देखें P AB सेगमेंट से बाहर है, तो फिर हम कहते हैं P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, चाहे वो राइट पे हो चाहे वो लेफ्ट पे हो। फिर क्या चेंज आएगा, फिर जो चेंज आएगा फार्मूले में वो यूँ होना है कि इसी फार्मूले के अंदर आपने सिर्फ mx2 nx1 कर देना है
और इधर भी क्या हो जाएगा, यानी दरमियान में आप लोगों ने माइनस का साइन लगा देना है। तो इस तरह करके आपको मिल जाएगा ये पॉइंट ऑफ डिवीजन का फार्मूला। किस तरीके से, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस कर देना है और इंटरनल क्या कर देना है, प्लस। अच्छा, ये तो चलो प्रॉपर फार्मूले हैं और हमें एक्सरसाइज में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये सिर्फ आपको रिवाइज़ करवा दिए ताकि अगर ये MCQs में फार्मूले आएँ तो आप आसानी से टिक कर सकते हो। अदरवाइज़ जब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो मैं आपको इसका एक सिंपल और शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ ताकि हम इन चक्रों में पड़े ही ना। फार्मूले को अप्लाई करने में टाइम ज़ाया होता है आपका, पहले आपको सोचना पड़ता है डायग्राम से कि ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, फिर सिम्प्लिफिकेशन है। तो हम इसका एक ऐसा मेथड पढ़ते हैं कि जिसमें हमें ये काम ना करना पड़े और कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एक्सटर्नल डिवीजन का हो या इंटरनल का हो, हम इसको विद इन नो टाइम अटेम्प्ट कर सकें। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। मैं आपसे कहता हूँ कि इफ़ P divides AB एक सेगमेंट है, ठीक है, इन द रेशो 2:3 एंड, और A आपके पास लेट से है जी 3,8 और B आपके पास है, यहाँ लिखता हूँ मैं, A 3,8 हो गया, B भी चलिए यहीं लिख देते हैं, B आपके पास है 18,3, 3,8 और ये कितना है 18,3। देन वो आपसे पूछ रहा है, देन बताएं कि फिर P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देन P पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। अब आगे देखें, इसको अगर हम रेशियो फार्मूले से करें तो हो सकता है दोनों पॉइंट हमारे पास नहीं, फार्मूला ये चूँकि डिवाइड भी कर रहा है, यहाँ लिखा होगा कि वो इंटरनली कर रहा है इस तरह, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इंटरनल वाला क्वेश्चन है। तो कैसे होगा देखें, ये आपके पास एक रफ स्केच सा बनाते हैं। A पॉइंट यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट क्या है इसके 3,8, B पॉइंट यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट क्या है इसके 18,3। अब जो P डिवाइड कर रहा है वो यहाँ कहीं है, वो किस तरह डिवाइड कर रहा है इसको 2:3, इधर 2 रेशो है और इधर कितनी है 3। तो 2:3 का मतलब है कि टोटल 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स इस तरफ हैं और 3 पार्ट्स इस तरफ हैं। तो अगर टोटल 5 पार्ट्स हैं तो बजाय फार्मूला लगाने के आप देखें कि ये 3 जो है ये कहाँ पहुँच चुका है 18 पे। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस आया है, 15 यूनिट एडिशन हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट में। और पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 पे डिवाइड कर दें तो इसका मतलब हर पार्ट में कितना एडिशन हो रहा है 3 का। तो इसका मतलब है ए जब एक्स कोऑर्डिनेट जब मूव करेगा तो हर स्टेप पे 3 का उसमें एडिशन होगा, 3 का यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे, तो 3 + 3 6, तो 6 अगर यहाँ तक एडिशन होगा तो ये पहले 3 था, तो 3 + 3 6 और 6 + 3 9, तो P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9। और Y देखें क्या हुआ, Y जो है ये x का था हमारे पास ना, Y 8 से चला गया 3 के ऊपर, यानी उसमें से 5 डिक्रीज़ हुआ है, तो Y में कितना डिक्रीज़ हुआ 5। और टोटल 1 2 3 4 5 स्टेप में, तो 5 पे डिवाइड करें तो हर स्टेप में 1 यानी 1 का डिक्रीज़ होगा। तो जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे 2 स्टेप आगे आएंगे तो 2 का डिक्रीज़ होगा, तो 8 में से 2 लेस कर दें, 2 डिक्रीज़ कर दें, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। तो जो पॉइंट बना वो क्या बना 9,6। तो इस तरह से करके आप ये P पॉइंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर ये P पॉइंट इस जगह पे होता, यहाँ पे जिसमें रेशो 1:4 होती, तो मैं एक इसमें एडिशन करता 3 का सिर्फ, और Y में 1 लेस करता, 1 सेपरेट करता। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता 4:1 पे, तो X में 1 2 3 4 दफ़ा 3 ऐड होता, यानी 12 ऐड होता, और Y में 4 दफ़ा 1 माइनस होता। तो ये इस तरह करके आप रेशो फार्मूले वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बगैर फार्मूला लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया जी। आगे चलते हैं, अब कुछ इस एक्सरसाइज के अंदर आपको दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के साथ जो सेंटर्स एसोसिएट करते हैं उनके फार्मूलाज, जैसे इन सेंटर है, सेंटराइड है, और बाकी भी हैं, लेकिन ये 2 जो हैं सेंटराइड, इन सेंटर, ये 2, और इसके साथ साथ एक सर्कम सेंटर होगा, वो हमने यहाँ पे पढ़ना है और उनके फार्मूलाज वगैरह देखने हैं। फिर हम एक्सरसाइज को आज वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटराइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेंटराइड को हम डिस्कस करते हैं और इसको कैलकुलेट करने का मेथड भी सीखते हैं।
तो सेंट्राइड को डिफाइन यूँ करते हैं कि ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखिए जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हम कहते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर वो एक ही पॉइंट पे हों तो हम ये कहते हैं कि अगर 3 लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हों तो उन्हें कहते हैं कंकरेंट लाइंस। होती ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही है, लेकिन अगर मोर देन 2 हो जाएं तो फिर कंकरेंसी का वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है जहाँ पे तीनों मीडियंस जो हैं ट्राइंगल के वो कंकरेंट होंगे, जहाँ वो मीट करेंगे वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा, एंड दैट इज़ बेसिकली सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल। अब मीडियन क्या होते हैं? मीडियंस होते हैं बेसिकली कि आप ट्राइंगल की अगर ये 3 साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी, तो हर साइड का मिड निकालें। जिस तरह इसका मिड ये है, इसका मिड ये है और इसका मिड ये है, और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें। जैसे ये मिड है, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इस मिड को इससे, और इसको अगर मैं इनको नाम दे दूँ ए बी सी डी ई कह दें, इसको एफ कह दें और इसको लेट से डी कह देते हैं, तो ए एफ बी डी और सी ई ये 3 मीडियंस हैं और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, अगर इसको मैं पी पॉइंट कहूँ तो ये पी क्या है, बेसिकली सेंट्राइड है ट्राइंगल का। अच्छा आगे चलते हैं, ये तो पता लग गया कि ये ट्राइंगल का सेंट्राइड होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसके 2 तरीके हैं, जो आपको ईजी लगे उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे अगर ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों जो पॉइंट्स हैं, मुझे अगर इनके कोऑर्डिनेट्स का पता हो x1 y1 x2 y2, चूँकि हम बात ही चैप्टर 4 में कर रहे हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री में कर रहे हैं, तो एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर हर पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। तो मुझे अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स का पता होगा तो फिर जो सेंट्राइड होगा वो बड़ा आसान है कैलकुलेट करना। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज होता है। एवरेज का मतलब क्या है, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3 और फिर y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कहलाता है हमारे पास सेंट्राइड, तीनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। अच्छा ये तो तब आप यूज़ करेंगे जब आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको सिर्फ एक ये वाला पॉइंट दे देता है वो, यानी सिर्फ ये वाला वर्टेक्स या सिर्फ ये, सिर्फ कोई एक आपको देता है वर्टेक्स, और उसका जो अपोजिट एंड होता है मीडियन का वो भी आपको दिया हुआ होता है। जैसे ये भी आपको दिया हुआ है, ए और एफ दिया हुआ, या बी और डी या सी और ई दिया, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो ये फार्मूला तो सिर्फ लिमिटेड हो गया ना तीनों के लिए। अब तीनों ना हो हमारे पास तो फिर हमने ये करना है कि फिर आप लोग ये देखेंगे कि जो मीडियन है, ये अगर ए एफ मीडियन है तो सेंट्राइड ऐसा पॉइंट होता है, अगर मैं इसको यूँ डायग्राम बना के बताऊँ आपको कि ये ए है और ये एफ, तो ये ए एफ बेसिकली क्या था, ये मीडियन था, पी यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो सेंट्राइड ये हो गया। सेंट्राइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 पे डिवाइड करता है। तो अगर आपके पास ए पॉइंट और एफ पॉइंट हो, यानी मीडियन के एंड पॉइंट्स हों, तो फिर भी रेशो फार्मूला अभी आपने यहाँ पढ़ा है और उसका एक शॉर्टकट भी देखा है। रेशो फार्मूले से आप उस ट्राइंगल का मीडियन जो है, मीडियन की हेल्प से उसका सेंट्राइड फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार नेक्स्ट के टेस्ट में आ चुका है कि सेंट्राइड का उसने पूछा था कि सेंट्राइड किस रेशो से डिवाइड करता है मीडियन को। तो ये रेशो मैंने लिख दी है 2:1, तो यहाँ मैं नोट बना के लिख भी देता हूँ कि सेंट्राइड डिवाइड्स ईच मीडियन, और ये सिर्फ यही नहीं, हर एक मीडियन को, ये भी 2:1 है, ये 2:1 है और वो 2:1 है। तो सेंट्राइड डिवाइड्स ईच मीडियन, सेंट्राइड डिवाइड्स ईच मीडियन in the ratio 2:1। सेंट्राइड जो है वो हर मीडियन को 2:1 पे डिवाइड करते हैं। तो ये 2 बातें इसके वाले से। तीसरी बात याद रखें कि अगर ट्राइंगल एक प्लेट फिगर में आए, प्लेट में इनको आयरन प्लेट हो या कुछ स्टील वगैरह की या एल्युमिनियम की प्लेट हो अगर आपके पास, तो लेमिना शेप अगर होगी तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी उस जगह पे होता है जहाँ पे इसका सेंट्राइड होता है। तो सेंट्राइड को हम ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG या CM सेंटर ऑफ मैस भी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ट्राइंगल का कहा जाए या सेंटर ऑफ मैस कहा जाए तो वो असल में सेंट्राइड ही कैलकुलेट करने का कहा जाएगा। सेंट्राइड पढ़ने के बाद एक और हम पढ़ लेते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जो यूज़ हुआ है वो टोटल 3 है, तो दूसरा मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। दूसरा हमारे पास जो है वो है इन सेंटर ट्राइंगल का, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। वैसे तो जो फर्स्ट ईयर का कोर्स आपको मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर अगर आपको याद हो
तो 12.8 से पहले मैंने ये डिफ़ाइन किए थे, इसमें इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर वगैरह थे। तो यहाँ हम चाह रहे हैं कि इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लें। तो इन सेंटर जो ट्राइंगल का होता है ये क्या होता है, इस तरह ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लें या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कह लें तीनों मीडियंस के, इस तरह ये होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं उनका। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लेता हूँ इसको मैं, कंकरेंसी भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, यानी किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स के बाइसेक्टर्स होते हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे बनता है उनका इन सेंटर। अब ये होता किस तरह से देखें, इसमें इस तरह से है कि जैसे मैं कहता हूँ एक ट्राइंगल हम बना के इसको समझ लेते हैं कि क्या होगा, और फिर इसका जो फार्मूला है वो भी हम यहाँ मेंशन करते हैं ताकि इसको भी कैलकुलेट करने में हमें फिर पता लगे कैसे कैलकुलेट करना है हमने इसको। ये लें जी, ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली, A, B और C। A के अपोजिट लेंथ स्मॉल a, B के अपोजिट लेंथ स्मॉल b, C के अपोजिट लेंथ स्मॉल c। इस तरह से हो गया। अब ये एंगल है एक, सपोज A एंगल अल्फ़ा, ये बीटा हो गया, ये कौन सा हो गया, गैमा। अब इन तीनों एंगल्स के बनाने हैं आपने बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो पहले इसका जो बाइसेक्टर बनाते हैं, इसका बाइसेक्टर यूँ बनेगा एंगल का, ये इसका बाइसेक्टर बन गया। इसी तरह इसका बाइसेक्टर बनाएं अगर, ये बनता है, और इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो बनाएं अगर, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। तीनों जो एंगल्स के बाइसेक्टर हैं वो यहाँ से पास कर रहे हैं। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कह सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कंकरेंसी किसका, एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं उनका। ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री एंगल कह रहे हैं, एंगुलर बाइसेक्टर कह लें। इस पॉइंट को हम कहते हैं ये क्या है, ट्राइंगल का इन सेंटर, और इसका कोई और नाम रख लें, P नाम रख लेते हैं। अच्छा, अब अगर ये कैलकुलेट करना है तो फिर कैसे करेंगे वो देखें। उसका तरीका ये है कि अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं, x1 y1, x2 y2 और x3, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है, जिस तरह यहाँ पता थे हमें, तो फिर जो इन सेंटर का फार्मूला होता है, इसमें आपको ट्राइंगल की जो लेंथ्स हैं साइड्स की वो भी चाहिए होती है। जैसे ABC भी आपको चाहिए, A के अपोजिट होगा स्मॉल b के अपोजिट स्मॉल C के अपोजिट। तो ये यूँ होना है AX1 BX2 और CX3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। इसी तरह अगर y की बात करें तो y हमारे पास आएगा AY1 BY2 CY3 ओवर A प्लस B प्लस C। तो ये फार्मूला होता है ट्राइंगल के इन सेंटर का। और वैसे इन सेंटर होता क्या है कि अगर यहाँ पे इस जगह पे कंपास रख के अगर आप इतना डिस्टेंस ले के सर्कल ड्रा करें तो सर्कल ऐसा बनेगा जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा इंटरनली। तो इसलिए इस सर्कल को हम ट्राइंगल का इन सर्कल कहते हैं और इसके सेंटर को ट्राइंगल का इन सेंटर कहते हैं। तो ये फार्मूला कैलकुलेट करने के हवाले से तो नहीं कहा गया, हमेशा जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आया है जो बच्चों का फीडबैक रहता है कि MCQs में सिर्फ ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को फार्मूले में मसला हो रहा होता है। तो अगर कभी ये आ भी जाए, तीनों आपको दिए हुए हों वर्टिसेस, तो आप अगर तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लें, लेंथ निकाल के आप इसको यहाँ पुट कर दें तो ये आसानी से हो सकता है, और ये 30-40 सेकंड में आसानी से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तीसरा जो हमारे पास यहाँ डिस्कस हुआ है वो है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर भी कहते हैं या सेंटर ऑफ सरकम सर्कल भी कहते हैं। ये क्या होता है, इस तरह वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस चीज़ का है, एंगल के बाइसेक्टर का, ये है मीडियंस का। इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री राइट बाइसेक्टर्स। राइट भी कहते हैं या परपेंडिकुलर भी कहते हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल
ऑफ ए ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उनके जो राइट बाइसेक्टर्स हैं उनका आपने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर होगी बात भी? इसको भी डायग्रामेटिकली देखना है तो मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें डिफरेंस है। तो हम ये ट्राइंगल एक रफ सी बना लेते हैं और इसका फिर देखते हैं किस तरह से ये बनेगा। बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हम पहले एक सर्कल बना लें और उसके अंदर ट्राइंगल एडजस्ट करें ताकि ये बात ज़्यादा बेहतर आपको समझ आती है। ये ट्राइंगल में सर्कल बनाया मैंने, अब मैं यहाँ एक ट्राइंगल बनाता हूँ। देखें, और इस ट्राइंगल के देखें सर्कल जो है वो तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है। वहाँ सर्कल तीनों साइड पर टच कर रहा था इंटरनली, यहाँ ट्राइंगल जो है उसके तीनों वर्टिसेस से सर्कल पास कर रहा है। इसे सर्कम सर्कल कहते हैं, इसका सेंटर सर्कम सेंटर कहलाता है। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है? राइट बाइसेक्टर्स तीनों साइड के। ये एक साइड है, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इसका मिड हम कहते हैं लेट से यहाँ पे, और इसका मिड तकरीबन यहाँ बनता है। इन तीनों के ड्रा करने हमने राइट बाइसेक्टर्स। वो किस तरह से बनेंगे देखें, आप ये करेंगे कि इसका जो बाइसेक्टर होगा वो यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री पे बनाना है, मिड से भी पास करें और साइड के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर। ये बन गया एक। जो इसके परपेंडिकुलर होगा इस साइड के, वो तकरीबन इधर बन जाएगा। और जो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है इस साइड के, वो तकरीबन इधर बनेगा। तो ये 3 बना लिए मैंने, तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर का मतलब मिड से पास कर रहा है अगर हम, और राइट का मतलब क्या होता है कि ये उस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये इधर परपेंडिकुलर है, ये इधर परपेंडिकुलर है, और ये इधर पर। और ये अगर ABC ट्रायंगल थी तो ये 3 उसके आगे बाइसेक्टर, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये कहलाता है सर्कम सेंटर। इसको अगर हम P कह दें तो P कैलकुलेट करने का जिस तरह इसका फार्मूला है उसका फार्मूला है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। इसको हम अगर हम जब हम 4.3 में जाएंगे, 4.4 में जाएंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का एक मेथड हम सीखेंगे कि जिसके थ्रू ये कैलकुलेट किया जा सकता है। और यहाँ 4.1 के अंदर जो इसका मेथड लिखा है वो आपके MCQs में आने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें तीनों वर्सेस के लिए एक पॉइंट P लेट करते हैं, उनका डिस्टेंस A से, उनका डिस्टेंस B से, उनका डिस्टेंस C से लेके देखते हैं, तो फिर वो डिस्टेंस इक्वल रख के इक्वेशंस बनती है और वहाँ से हमें आंसर मिलता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको फाइंड करने का एक बैक सॉल्व मेथड ज़रूर है, वो मैं आपको कोशिश करूँगा जूम वाली क्लास में समझा दूँ अगर टाइम मिला मैं वहाँ पे, या जो आपको बुकलेट दी है उसमें एक क्वेश्चन इसका लिखा होगा। तो कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि इस पॉइंट की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो अगर ये सेम डिस्टेंस पे होता है तो हम वो वाला पॉइंट चारों ऑप्शंस में से सिलेक्ट करते हैं जिसका डिस्टेंस तीनों से सेम हो। तो इसके बारे में एक नोट लिखता हूँ यहाँ पे मैं आपके पास सामने, और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को जो है वो क्लोज़ करते हैं। तो सेंट्राइड जितने भी मैं ये नोट लिखवा रहा हूँ, जैसे मैंने ये नोट लिखवाया आपको, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके MCQs में इसी तरह एज इट इज़ पूछी जाती हैं। तो सेंट्राइड के बारे में एक नोट लिखते हैं यहाँ पे हम। नोट क्या है? सेंट्राइड नहीं, सॉरी, सर्कम सेंटर। तो मैं ये लिखता हूँ कि सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज़ इक्विडिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब है तीनों से, यानी सेम डिस्टेंस पे होगा। इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस, तो इसका मीनिंग होगा यू हैव टू फाइंड सेंट्रॉइड। या वो ये भी कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस, और 4 ऑप्शन हो, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। सो यू हैव टू सिलेक्ट सर्कम सेंटर इन सच केस। ठीक है जी। दूसरी बात देखें, अगर हम पर्टिकुलर बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इसका हमें एक अच्छा आइडिया ये मिल जाता है। ये देखें, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, लेट से ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल एडजस्ट करके देखते हैं।
ये मैं कहता हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ मैंने एडजस्ट कर दी है इस सर्कल के अंदर। तो ये आप बात आपको ऑब्ज़र्व करने को मिलेगी कि अगर ऐसी ट्राइंगल हो जो राइट है और उसके तीनों वर्टिसेस से पास करने वाला एक सर्कल बनाया जाए, सर्कम सर्कल, तो जो सेंटर बनेगा वो एग्जैक्ट उस जगह पे आएगा जहाँ हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो इसका मतलब अगर मिड पॉइंट को मैं एम कह दूँ तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं, ये दूसरा नोट है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुई तो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल is the circumcenter of triangle। और डेफिनेटली अगर ये सर्कमसेंटर है तो फिर ये तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे भी होगा। तो ये इस तरह से चीज़ें जो है वो आपके कोर्स में आ सकती थी। तो ये 3 सेंटर डिस्कस हुए थे यहाँ पे, और एक और बच गया है, वो यहाँ डिस्कस तो नहीं हुआ, वो 4.4 में होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ डिस्कस कर लीजिए ताकि चारों सेंटर जो हमने पढ़ने हैं वो सारे हमारे हो जाएं। सेंट्राइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आखिरी रह गया ऑर्थो सेंटर। तो वो पढ़ के आज के लेक्चर में क्लोज़ करता हूँ। तो ये मैं हेडिंग लिख रहा हूँ ऑर्थो सेंटर की। अब ये क्या होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कहते हैं इसको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के जो 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कहलाता है उसका ऑर्थो सेंटर। अब इसकी भी अगर डायग्राम बना ली जाए तो ये बेहतर हो जाएगा, ये भी आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए कि किस तरह से बनेगा ये। तो मैं एक ट्रायंगल सी बनाता हूँ, एक रफ सा स्केच कर लेते हैं। अब एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं देखें ज़रा। एल्टीट्यूड्स बेसिकली अगर मैं कहता हूँ ये ए, बी और सी एक ट्रायंगल है, तो एल्टीट्यूड इस तरह से बनता है हमारे पास कि इस साइड से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से ड्रॉप करना है अपोजिट साइड के ऊपर, ये आ गया एल्टीट्यूड। फिर एक यहाँ से ड्रॉप करना है इसके ऊपर, ये आ गया, और एक फिर यहाँ से ड्रॉप करना है इसके ऊपर। तो वर्टिसेस से तीनों साइड्स पे ड्रॉप किए जाएं परपेंडिकुलर, तो उन्हें एल्टीट्यूड यानी हाइट्स कहते हैं। तो ये यहाँ तीनों मिलते हैं, दिस पॉइंट इज़ नोन एज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। लेकिन जी यहाँ हम क्लोज करते हैं बात। ये डेफिनेशंस वगैरह भी आपके पेपर में MCQs में आ सकती हैं। यूँ आ सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स इज़ कॉल्ड, और आगे ऑप्शन बने हो सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, तो आपने फिर चूज़ करना है उसमें क्या, ऑर्थो सेंटर। इस तरह इनका ये आ जाए वर्डिंग, ये आ जाए वर्डिंग, तो आपने ये सारी वर्डिंग्स MCQs के लिए याद रखनी है। एंड में एक नोट छोटा सा ये लिख लें कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और ये सेंटराइड जो हैं, ये सारे के सारे एक ट्राइंगल में अगर कैलकुलेट किए जाएँ तो ये एक लाइन के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये हम सारे अगर कहें तो ये सारे के सारे को लीनियर पॉइंट्स बनते हैं। उसके अलावा जो सेंट्राइड होता है वो हमेशा ट्राइंगल के इनसाइड होता है। सेंट्राइड हमेशा ट्राइंगल के इनसाइड लाई किया करेगा, और बाकी जो चीज़ें आपके पास हैं उनमें से कुछ ट्राइंगल से बाहर भी हो सकते हैं और कुछ ट्राइंगल के अंदर भी हो सकते हैं। तो आखिरी नोट यहाँ जगह चुके नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लें। नोट ये है कि सेंट्राइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर कोलिनियर, यानी सर्कम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर और सेंट्राइड ये सारे कोलिनियर होते हैं। वो किस तरह होते हैं, जैसे अगर ये एक ट्राइंगल है, यानी यूँ बना लेते हैं, ये अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो अगर इधर सेंट्राइड है, इधर कहीं ऑर्थो सेंटर होगा, इधर ही कहीं इन सेंटर होगा, और साथ ही कहीं होगा आपके पास जो बच गया है वो कौन सा, सर्कम सेंटर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होते हैं। तो ये मैंने आपको नोट लिखवा दिया, और अब इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 4.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और उससे ऑनवर्ड जो काम होगा। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।